हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस। अब आप सभी को पता है कि जीएस वाली वीडियो के साथ साथ ही हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके आने वाले जेईई आईटी के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 76 यानी कि 76 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस एचपीएसएससी एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 77 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 62 की अगर बात करें, विच रिवर फ्लोज नियर पेरिस, तो पेरिस के नज़दीक कौन सी नदी बहती है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ था, उस टाइम पर जो है तो इसकी फाइनल आंसर की नहीं आई हुई थी, तो वहाँ पर जो है तो प्रोविजनल आंसर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया हुआ था कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट। पर देखो अब फाइनल आंसर की आ चुकी है और इस क्वेश्चन को जो है तो बिल्कुल स्क्रैप कर दिया गया है। स्क्रैप क्यों किया गया है? क्योंकि मैंने वहाँ पर भी आपको बताया हुआ था कि पेरिस जो है तो किस नदी के किनारे पड़ता है, तो वो पड़ता है सेन नदी के किनारे। और सेन नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है तो स्क्रैप कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पेरिस किस नदी के किनारे पड़ता है, तो वो पड़ता है सेन नदी के किनारे। अब यहाँ पर बात कर देते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शन बी में है राइन नदी। तो राइन नदी भी आपसे पूछा जाता है कि राइन नदी किस शहर या फिर किस देश के किनारे पड़ती है, तो देखो राइन नदी जो है तो जर्मनी में पड़ती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए में है डेन्यूब। तो डेन्यूब नदी किसके किनारे पड़ती है, तो डेन्यूब नदी जो है तो सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड शहर के किनारे पड़ती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी में है थेम्स। इसको जो है तो टेम्स नदी भी कहा जाता है। तो टेम्स नदी कहाँ पर पड़ती है, तो यह लंदन में पड़ती है, यूके की कैपिटल लंदन में यह पड़ती है, ये आपको ध्यान में रखना है। लंदन के किनारे कौन सी नदी स्थित है, तो वह है टेम्स नदी। ऑप्शन डी में है वोल्गा। तो वोल्गा नदी किस देश के किनारे पड़ती है, तो यह रूस के स्टालिनग्राड शहर के किनारे पड़ती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कुछ और रिवर्स की भी अगर बात की जाए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो है नील नदी। नील नदी जो है तो एक तो काहिरा शहर के किनारे पड़ती है और एक खार्तूम के किनारे पड़ती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पोटोमेक नदी जो है तो यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी के किनारे पड़ती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ये सारी की सारी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है। इन विच स्टेट जोग वाटरफॉल लोकेटेड, तो कौन से राज्य में जोग जलप्रपात जो है तो बहता है। जोग वाटरफॉल जिसको गरसोप्पा वाटरफॉल भी कहा जाता है, तो ये पड़ता है कर्नाटका स्टेट में, आप सभी को पता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको 2-3 पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये जोग वाटरफॉल है यह किस नदी पर निर्मित है, तो यह शरावती नदी पर निर्मित है। और कितने मीटर की हाइट पर यह स्थित है, 253 मीटर की हाइट पर यह स्थित है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब बात आई है कर्नाटका की, तो कर्नाटका में कुछ और भी वाटरफॉल हैं, जैसे कि एक तो आपको ध्यान में रखना है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है, तो वो है कर्नाटका में। एक आपको ध्यान में रखना है कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर है, तो वो भी कर्नाटका में ही है। कुछ और वाटरफॉल की अगर बात की जाए, जैसे कि दूध सागर। दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पर है, तो वो ये पड़ता है गोवा में, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जैसे कि हुंड्रू जलप्रपात यानी कि हुंड्रू वाटरफॉल, ये कहाँ पर पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पड़ता है झारखंड स्टेट में। कहाँ पर पड़ता है, झारखंड स्टेट में। यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता होगा। भागसू वाटरफॉल कहाँ पर पड़ता है, ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ किस स्टेट में यहाँ पड़ता है। उस स्टेट की अगर आप डिस्ट्रिक्ट भी बता सको तो वो भी आप बता दो कि भागसू जलप्रपात कहाँ पर पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है। द कोंकण कोस्ट स्ट्रेचेज बिटवीन गोवा एंड, तो कोंकण तट जो है तो गोवा और किसके बीच में फैला हुआ है, तो यह किसके बीच में फैला हुआ है। 64 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो कोंकण तट है यह गोवा और दमन के बीच में फैला हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और भी कोस्ट की अगर बात की जाए, जैसे कि आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो कोंकण तट है यह जो है तो गोवा और दमन के बीच में फैला हुआ है, यह इसकी टोटल जो है तो तट रेखा यानी कि कोस्ट लाइन कितनी है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था। तो 720 किलोमीटर इसकी टोटल जो है तो तट रेखा यानी कि कोस्ट लाइन है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब कुछ और भी अगर कोस्ट की अगर बात की जाए, जैसे कि आपको ध्यान में रखना है मालाबार कोस्ट जो है तो कहाँ पर पड़ता है, किस किस के बीच में यह पड़ता है, यानी कि यह किसके बीच में स्ट्रेच करता है, तो यह मंगलौर से कन्याकुमारी के बीच में पड़ता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कोरोमंडल आप सभी को पता है कहाँ पर पड़ता है, तो यह तमिलनाडु में पड़ता है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, सांभर लेक इज सिचुएटेड इन, तो सांभर झील कहाँ पर है, आप सभी को पता है कि यह राजस्थान में पड़ती है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब झीलों से भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। तो इंडिया की जब भी बात आती है तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वह है वुलर झील, जो कि कहाँ पर है, तो वह है जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो हमने देखी मीठे पानी की झील। कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो हो जाएगी चिल्का झील, जो कि कहाँ पर है, तो वह है
उड़ीसा स्टेट में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमने देख लिया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अब बात करते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। तो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है बैकाल झील, जो कि रशिया में पड़ती है। और दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है कैस्पियन सागर झील, जो कि कहाँ पर पड़ती है? तो यह टोटल 5 देशों में पड़ती है। अच्छा, उन 5 देशों के नाम आप नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आपने गूगल करना है, गूगल पे जाना है, सर्च करने के बाद आकर के नीचे इस वीडियो में कमेंट करना है। कुछ और भी झीलों की अगर बात की जाए, जैसे कि टिटिकाका झील, यह कहाँ पर पड़ती है? तो यह पेरू और बोलिविया की सीमा पर पड़ती है। विक्टोरिया लेक, यह कहाँ पर पड़ती है? तो यह अफ्रीका में पड़ती है। तुर्काना झील भी कहाँ पर पड़ती है? तो ये भी अफ्रीका में ही पड़ती है। तो ये भी कुछ एक लेक्स आपको ध्यान में रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम में बनती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ। तो भारत किसका सबसे ज़्यादा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो वो है पल्सेज, यानी कि दालों का। भारत जो है तो दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादक और उपभोक्ता है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बस यही ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट प्राइमरली डिपेंड्स ऑन थर्मल पावर। तो कौन सा राज्य प्राथमिक रूप से तापीय ऊर्जा पर आधारित है? तो वो है वेस्ट बंगाल। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप डाउट मत ही रखिएगा, क्योंकि मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बता रहा हूँ। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 68 क्वेश्चन की बात करें, ताज एक्सप्रेस रन्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड। तो ताज एक्सप्रेस नई दिल्ली और किसके बीच में दौड़ती है? तो ये जो ताज एक्सप्रेस है यह नई दिल्ली और ग्वालियर के बीच में दौड़ती है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और ग्वालियर पड़ता कहाँ पर है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है। विच सिटी इज नोन एज ए पिंक सिटी। तो कौन से शहर को गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है जयपुर को। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। जयपुर पड़ता है राजस्थान स्टेट में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात आई है ऑप्शन सी में, देखो लखनऊ। तो लखनऊ को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता होगा। लखनऊ को जो है तो नवाबों की नगरी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अच्छा, यहाँ पर बात कर लेते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद की स्थापना की थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। और कब की थी? 1591, 1591 में। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ से हम कुछ और भी जाने तो ऑप्शन डी में है ग्वालियर। तो ग्वालियर को ही देखो तानसेन नगरी कहा जाता है, क्योंकि तानसेन का संबंध कहाँ से था? तो वो था ग्वालियर से। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी में है भोपाल। तो भोपाल का आप सभी को पता है कि यह मध्य प्रदेश की कैपिटल है। और भोपाल में ही जो है तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो कब हुई थी? 1984, 1984 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यूनियन कार्बाइड कंपनी में जो है तो यह दुर्घटना हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के हिसाब से यह दुर्घटना हुई थी। ये भी आपको कुछ एक पॉइंट्स पता होने चाहिए। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है। आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर बात करें, विच रिवर डज नॉट मेक अ डेल्टा। तो कौन सी नदी जो है तो डेल्टा नहीं बनाती है? तो नहीं आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो कौन सी नहीं बनाती है? तो वो हो जाएगी नर्मदा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो महानदी हो गई, गोदावरी हो गई और कावेरी नदी, ये सारी जो है तो डेल्टा बनाती है। बट यहाँ पर जो है तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये क्या बनाती है? तो ये बनाती है एस्चुअरी। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एस्चुअरी कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उनमें एक तो नर्मदा हो गई, एक ताप्ती नदी हो गई और एक हो गई पेरियार नदी। ये तीनों नदियाँ जो है तो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। द इंडियन वेज पॉलिसी इज मोस्ट नियरली डिस्क्राइब्ड एज बीइंग बेस्ड ऑन। तो भारतीय वेतन नीति मुख्यतः लगभग किस पर आधारित होती है? तो ये होती है मिनिमम नीड्स, यानी कि न्यूनतम आवश्यकता पर। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो एग्जैक्ट इसी तरह बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर बात करें, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टेब्लिश इन इंडिया। तो भारत में प्रथम कॉटन मिल जो है तो कहाँ पर स्थापित की गई थी? अब देखो, अगर बात की जाएगी कि भारत में पहली कॉटन मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो मैं आपको बहुत बार बताता रहता हूँ कि वह कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी 1818 में। पर देखो, कलकत्ता यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। मुंबई आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात कर रहा था कि भारत में पहली जो कॉटन मिल थी वह कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो वो की गई थी कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में। और कब की गई थी? 1818 में। लेकिन देखो, यह असफल रही थी, ये आपको ध्यान में रखना है। बाद में चल करके 1854 में जो है तो कावसजी डावर द्वारा बम्बई, यानी कि मुंबई में जो है तो सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना की गई थी, यानी कि आप कह सकते हैं फर्स्ट कॉटन मिल की स्थापना की गई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर मुंबई करेक्ट हो जाएगा। और मुंबई में 1854 में कावसजी डावर द्वारा जो है तो यह स्थापना की गई थी। ये भी आपको डेट्स पता होनी चाहिए। आने वाले एग्जाम्स में आपसे डेट्स पूछे जाएंगे। आप सभी को पता है कि हमीरपुर बोर्ड अपना जो है तो थोड़ा ट्रेंड जो है तो चेंज कर रहा है, डेट्स पर वह ज़्यादा फोकस रख रहा है, तो आपको भी डेट्स पर जो है तो ज़्यादा फोकस रखना है। अगला क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय।
तो भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा जो है तो तैयार और कार्यान्वित की जाती है? मैं आपको बहुत बार बताता हूँ कि आरबीआई जो है तो मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति ये होती क्या है? तो देखो जब हमारे मार्केट में महंगाई या फिर मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है तो आरबीआई जो है तो इसकी समीक्षा करता है, यानी कि इसको एनालाइज करता है। और जब इसको एनालाइज करता है यानी कि यह मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करता है, ये आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो इसके तहत यह रेट्स को बढ़ाता है या फिर घटाता है, यानी कि जो इंटरेस्ट यह देता है, ब्याज होता है, तो ब्याज को यह कम करता है या फिर ज़्यादा कर देता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर बात की गई है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है तो प्रेजेंट में हर कितने महीने में जो है तो मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करता है, यानी कि इसको एनालाइज करता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आरबीआई की जब भी बात आएगी तो आरबीआई हर 2 महीनों में जो है तो आरबीआई जो है तो मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई से संबंधित बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और उस समय इसका हेडक्वार्टर जो है तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? कोलकाता में। लेकिन 1937 में जो है तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से शिफ्ट करके जो है तो मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। बाद में चलकर जो है तो आरबीआई को कब जो है तो नेशनलाइज यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर बात करते हैं कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे ओसबोर्न स्मिथ। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। और प्रेजेंट की अगर बात आएगी तो प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वह हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो ये सारे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? तो यह आरबीआई से बनते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरबीआई से कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आरबीआई के लोगों पर किसका चित्र होता है? तो आरबीआई के लोगों पर जो है तो पाम ट्री प्लस टाइगर का चित्र होता है, यानी कि ताड़ के पेड़ और टाइगर का चित्र होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आरबीआई की स्थापना जो है तो किस कमीशन यानी कि किस आयोग की सिफारिश पे की गई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पे की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको आरबीआई के बारे में बता दिए, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, ऑप्शन डी में है FICCI। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसकी स्थापना की गई थी 1927 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। अब कुछ और भी क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, जैसे कि सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1982 को की गई थी। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, IRDA की फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है, व्हाट डज नेशनल इनकम मीन? तो राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम होती है द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि 1 वर्ष की अवधि के दौरान देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को तो राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 74 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है नेशनल इनकम की, यानी कि राष्ट्रीय आय की। तो यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो है तो राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो वो करती है CSO, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो CSO से भी क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये 2 क्वेश्चन जो है तो यहाँ से बनते हैं। तो CSO की स्थापना की गई थी 2 मई 1951 को। कब की गई थी? 1951 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है न्यू दिल्ली में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अब देखो थोड़े से हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि इससे पहले भी हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है, हाउ एन इनलाइन CSS इज यूज्ड इन एन HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट में इनलाइन CSS कैसे प्रयोग होता है? 118 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द HTML एलिमेंट। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 की अगर बात करें, व्हाट इज द करेक्ट CSS रूल टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ HL एलिमेंट टू रेड। तो 119 का देखो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपर लिंक इन अ वेब पेज। तो वेब पेज में हाइपर लिंक बनाने के लिए निम्न में से किस HTML टैग का यूज़ किया जाता है? 120 का देखो राइट ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 121, इन एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर में जो है तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2, यानी कि इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। ऑप्शन यहाँ पर देखो सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 122 है,
वट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के CPU के लॉजिकल यूनिट का क्या उत्तरदायित्व होता है? टू कंपेयर डाटा, यानी कि आंकड़े मिलान करना। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, MICR की आपको फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 123 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, विच प्रिंटर यूजेज लाइट बीम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर। तो कौन सा प्रिंटर प्रकाश पुंज और विद्युत स्थैतिक संवेदी काले पाउडर का प्रयोग करता है? तो वह कौन सा करता है? तो वो करता है लेजर प्रिंटर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो कौन सा अनहरासी मेमोरी का उदाहरण हो जाएगा? 125 का ऑप्शन बी करेक्ट, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 126, सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट। तो द्वितीयक भंडारण क्या है? तो 126 का ऑप्शन ए करेक्ट, रिक्वायर कांस्टेंट पावर। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर। तो ये दिया गया है आपके पास, टू इट्स डेसिमल नंबर इज। तो बाइनरी संख्या का इसकी दशमलव संख्या के रूप में रूपांतरण क्या होगा? तो 127 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट टुगेदर कंट्रोल द ऑपरेशन ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कौन सा सिस्टम प्रोग्रामों का संग्रह है जो साथ मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम पर प्रचालन का नियंत्रण करते हैं? तो वह कौन है? तो वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 128 का ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 129, विच इज़ क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। तो किसे जो है तो निम्न स्तरीय भाषा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो वो किया जाता है मशीन लैंग्वेज को। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 की अगर बात करें, व्हेन यू इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर इट इज़ टिपिकली एडिड टू द। तो जब आप अपने कंप्यूटर में एक नया प्रोग्राम जो है तो इंस्टॉल करते हैं तो यह विशिष्ट रूप से जुड़ता है। तो यह विशिष्ट रूप से जुड़ता है ऑल प्रोग्राम्स, सभी प्रोग्रामों में। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच टर्म इज यूज्ड इन MS वर्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ करेक्टिंग समथिंग। तो MS वर्ड में कुछ सुधारने के लिए, कार्य का वर्णन करने के लिए किस पद का यूज़ किया जाता है? तो वह एडिट का यूज़ किया जाता है। आप सभी को पता है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, बाय डिफॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइनमेंट इन MS एक्सेल इज। तो MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सेल कंटेंट अलाइनमेंट होता है, तो वह क्या होता है? 132 का ऑप्शन सी करेक्ट है, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड एंड नंबर राइट अलाइंड। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो आपको करना क्या है, आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल 2 या फिर 3 बार पढ़ना है, तभी ये क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 133 है, अ फाइल विच कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल स्लाइड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट इज कॉल्ड। तो एक फाइल जिसमें रेडीमेड स्टाइल स्लाइड्स होती हैं जिनका MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है? 133 का ऑप्शन देखो डी करेक्ट हो जाएगा। उनको जो है तो टेम्पलेट कहा जाता है। 133 का ऑप्शन डी करेक्ट। 134 की अगर बात करें, इन DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब्स हाउ डाटा इज स्टोर्ड। तो DBMS में अमूर्तन का कौन सा स्तर वर्णन करता है डेटा कैसे भंडारित करते हैं? 134 का ऑप्शन सी करेक्ट, फिजिकल लेवल। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, द इंटरएक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ डाटा विद इन अ टाइम शेयरिंग सिस्टम में बी बेस्ट सूटेड टू। तो काल सहभाजी प्रणाली में डेटा का अन्योन क्रिया संचरण किसके लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है? 135 का देखो राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स लाइंस में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 136 है, पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज। तो वेब पर डाले गए पर्सनल लॉग अथवा जर्नल एंट्री किस नाम से जो है तो जाने जाते हैं? तो किस नाम से जाने जाते हैं? 136 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उनको जो है तो ब्लॉग्स कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, वर्म्स नॉर्मली मूव अराउंड एंड इन्फेक्ट अदर मशीन्स थ्रू। तो वर्म सामान्यतः किसके द्वारा जो है तो अन्य मशीन के चारों ओर घूमते हैं और उसे प्रभावित करते हैं? तो 137 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यह कंप्यूटर नेटवर्क। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 138 है, नैंड गेट्स कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म विच टाइप ऑफ ऑपरेशंस। तो किस प्रकार के प्रचालनों के निष्पादन के लिए नैंड गेट प्रयोग किए जा सकते हैं? तो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन सी भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, नॉट और एंड। ऑप्शन ए और सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 139 है, द कंपाइलर कन्वर्ट्स योर C++ इंस्ट्रक्शंस इनटू। तो कंपाइलर आपके C++ अनुदेशों को जो है तो किस में बदलता है? 139 का देखो राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यह ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 140 है, MS-DOS सपोर्ट फाइल नेम्स अप टू डैश करेक्टर इन लेंथ। तो MS-DOS करेक्टर तक लंबे फाइल नाम का सपोर्ट करता है। तो कितने तक करता है? तो वो करता है 8 तक। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।